पूरे जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। पहले वेनेजुएला पर अटैक, फिर ईरान पर हमले की धमकी और अब एक नए देश पर नजर। एक ऐसा देश जहां की पॉपुलेशन भारत के किसी एक जिले से भी कम है, जिसकी 85% जमीन बर्फ से ढकी हुई है। खाने के लिए लोग ज्यादातर मांस का इस्तेमाल करते हैं और ये देश है ग्रीनलैंड, जो कभी कम तनाव वाले वैज्ञानिक और रिसर्च सहयोग के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये कुछ वर्ल्ड पावर, विशेष रूप से अमेरिका, रूस और चीन की नजर पड़ने से टकराव का क्षेत्र बना हुआ है। तो सवाल है साहब कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं? क्या है यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति, खाना और क्यों यहाँ आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सब ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच कनाडाई आर्कटिक के पूर्व में स्थित है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि हम और आप आसानी से रह ही नहीं सकते। इसके उत्तर में साल के कुछ दिनों तक कंप्लीट अंधेरा रहता है, तो कुछ दिनों में आधी रात का सूर्य दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, अंधेरा और आधी रात को सूर्य दिखाई देने का समय बढ़ते जाता है। इस देश का क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर का है। ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मिला दें तब भी उनसे बड़ा होगा। और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ की आबादी के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ग्रीनलैंड में मात्र 56,542 लोग ही रहते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस कैप से ढका हुआ है, जिसे ग्रीनलैंड आइस कैप कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ का क्लाइमेट भी लिविंग फ्रेंडली नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में बसे होने की वजह से गर्मियों में औसत तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, जिससे यहाँ नॉर्मल जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो इतनी छोटी आबादी में भी सबसे ज्यादा 18,000 लोग नुआक शहर में रहते हैं, जिसको 1721 में डेनमार्क नॉर्वे के मिशनरी हांस एग्डे ने एक बस्ती के तौर पर डेवलप किया था, जो आज इस देश की राजधानी भी है, ताकि सभी जरूरत की चीजें आसानी से अवेलेबल हों। इसके अलावा पामुट, मानिटसोक और सिसिमुट जैसे शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं, यानी 80% लोग शहरों में और 20% लोग बस्तियों में रहते हैं। यहाँ करीब 90% आबादी इनुइट मूल की है। यहाँ कस्बों में तो सड़क है, लेकिन एक कस्बों को दूसरे कस्बों से जोड़ने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ज्यादातर हवाई मार्ग या नाव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा क्षेत्र बर्फ से ढके होने की वजह से खेती भी लगभग नहीं होती। तो सवाल उठता है कि यहाँ के लोग खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? दरअसल यहाँ खाना स्वाद से नहीं, कैलोरी से चुना जाता है। इसका मुख्य फूड होता है सील, वेल, मछली, रेंडियर और किवियाक। एक फर्मेंटेड डिश है जिसमें पक्षियों को सील की चमड़ी में महीनों रखा जाता है। सब्जियां और फल तो यहाँ लगभग लग्जरी आइटम ही मानी जाती है साहब। मतलब यहाँ की ठंड में जिंदा रहने के लिए डाइट हाई फैट और हाई प्रोटीन वाली होनी ही चाहिए। और यहाँ दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ के डिफिकल्ट क्लाइमेट की वजह से लोगों के पास काम भी लिमिटेड होते हैं। फिशिंग यहाँ का मुख्य पेशा है। ये सीधे तौर पर लगभग 2,500 लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जबकि लगभग 3,000 लोग इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी मछली के निर्यात और डेनिश सरकार से मिलने वाले फंड पर ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट ने अलग अलग रोजगार पर फोकस भी किया है, जैसे कि पशुपालन, पर्यटन और अब माइनिंग्स वगैरह। इसके अलावा सरकार के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है वहाँ की सुसाइड रेट पर कंट्रोल करना। डरावना है पर सच है। स्टैटिस्टिक्स ग्रीनलैंड के अनुसार ग्रीनलैंड में कुल मौतों का लगभग 8% आत्महत्या का कारण होता है, और इनमें से ज्यादातर युवा होते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 15 से 29 साल के बीच होती है। इन आत्महत्या के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, जिनमें शराब की लत, डिप्रेशन, गरीबी, अपने जीवन साथी के साथ संघर्षपूर्ण संबंध वगैरह। गर्मियों के दिनों में तो सुसाइड रेट ज्यादा हो जाता है। इसके पीछे का कारण सूर्य की रोशनी को बताया जाता है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन रिसर्चर यही बताते हैं कि गर्मियों के समय ग्रीनलैंड में लगातार दिन होता है, जिससे लोगों में इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है। नतीजा, लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए। खैर, यहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ, जिसको थोड़ी देर पहले आपने सुना भी था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लंबे समय तक डेनिश साम्राज्य का इंटीग्रल पार्ट था और इसकी अर्थव्यवस्था एक ही चीज पर टिकी थी, मछली पालन और डेनमार्क से मिलने वाला पैसा। लेकिन किसी भी समाज के लिए साहब एक ही कमाई का जरिया सबसे बड़ा रिस्क होता है। इससे बाहर निकलने के लिए तकरीबन 1979 में होम रूल एक्ट को लागू किया गया, जिसके तहत ग्रीनलैंड शिक्षा, श्रम और सामाजिक नीतियां, पर्यावरण संरक्षण और भूमि उपयोग, हाइड्रो पावर, मछली पालन और शिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, मीडिया जैसे कई और क्षेत्रों से जुड़े फैसले खुद ले सकता था। इसी को जनमत संग्रह के द्वारा 21 जून 2009 को ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया।
वापस से आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। तो सवाल है कि जब ग्रीनलैंड में रहना, काम करना इतना डिफिकल्ट है, तो फिर बड़े बड़े देश इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? खासकर ट्रंप क्यों इसे खरीदना चाहता है? तो इसका कारण है ग्रीनलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये ऐसी जगह पर स्थित है जो अमेरिका और यूरोप के बीच ब्रिज का काम करता है। लेकिन इन देशों की नजर ग्रीनलैंड पर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि दुनिया में हो रही ग्लोबल वार्मिंग ने इन ताकतवर देशों को आमने सामने कर दिया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम हो रही है, तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज आसानी से कर सकते हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच सफर को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। इसके अलावा बर्फ पिघलने की वजह से सिर्फ रास्ते ही नहीं, बल्कि वहां की जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रहे हैं, जिसके कारण सेना, कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से देखें तो ग्रीनलैंड अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ खास किस्म के खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर है और यहाँ लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। अब आज के बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में सभी देश अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन ताकतवर देशों की नजर अब इस देश पर पड़ गई है। ट्रंप तो एक कदम आगे ही निकल गए हैं। जब यूरोपियन देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड कैप्चर करने वाले बयान पर चेतावनी दी, तो इस भाई साहब ने अपना टैरिफ वॉर ही छेड़ दिया। उन्होंने इन देशों पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया और अब फ्रांस को 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि ये ग्रीनलैंड पर नहीं है। दरअसल साहब ट्रंप चाहते हैं कि फ्रांस उनके द्वारा बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो। अगर फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रों ऐसा नहीं करते हैं तो वो फ्रांस में बने वाइन और शैंपेन पर यह टैरिफ लगा देंगे। भारत, चाइना, रूस वगैरह पर तो पहले ही लगा चुके थे, लेकिन अब तो अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, ये देश अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे वैश्विक राजनीति का अहम केंद्र बनता जा रहा है, जहां भविष्य में देशों के बीच टकराव और कंपटीशन दोनों बढ़ सकता है। एक तरफ ट्रंप इसे हथियाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर रूस भी इस आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वैसे तो काफी पहले से ही देश वहां अपनी पकड़ बना ही रहे थे, लेकिन पिछले 5 सालों में ये कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस आर्कटिक क्षेत्र में मोटी बर्फ जमी रहती थी, वो अब पिघलकर औसतन 40 लाख वर्ग किलोमीटर में ही रह गया है। यहाँ 1981 से 2010 के औसत के मुकाबले 27% कम है, यानी लगभग अफ्रीकी देश लीबिया जितना बड़ा क्षेत्र ये पिघल चुका है। मतलब जिस जगह पर पहले सिर्फ आइस ब्रेकर जहाज ही जा पाते थे, उस क्षेत्र से अब आम व्यापारिक जहाज भी गुजरने लगे हैं। इन नए समुद्री रास्तों में सबसे अहम नॉर्दर्न सी रूट, उत्तरी समुद्री मार्ग है। ये रास्ता रूस के आर्कटिक तट से होते हुए यूरोप को एशिया से जोड़ता है, जिससे जहाजों का सफर काफी छोटा होता है। इसका नतीजा समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। जब साल 2025 में इस्तांबुल ब्रिज नाम का एक कंटेनर जहाज चीन से ब्रिटेन तक नॉर्दर्न सी रूट से गुजरा, तो सिर्फ 20 दिनों में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। आमतौर पर दूसरे रास्तों में यही सफर ज्यादा समय लेता है। इसी तरह 2024 में रूस और अमेरिका के बीच मौजूद बेरिंग स्ट्रेट से 665 जहाज गुजरे। ये संख्या 2010 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हालांकि खतरे अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं। कई बार गर्मियों में भी बर्फ अचानक जम जाती है और जहाज उसमें फंस जाते हैं। बिजनेस के लिए तो ये सभी देशों के लिए बहुत जरूरी तो है, लेकिन रूस के लिए तो सिक्योरिटी रीजन भी है। खासकर जब से फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हुए हैं, इनके जुड़ने से नेटो सीधे रूस की उत्तरी सीमा के और करीब पहुंच गया है। इससे रूस की चिंता भी बढ़ गई है। इसी वजह से साहब रूस अपनी कोशिशें तेज कर रहा है, ताकि वो कोलब प्रायद्वीप और बैरेंट्स सागर जैसे इलाकों पर अपना मजबूत नियंत्रण बना सके। रूस के लिए यह क्षेत्र कितना जरूरी है, इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में होने के बावजूद इसने आर्कटिक में अपनी सैन्य मौजूदगी कमजोर नहीं होने दी।